जब चुनाव का समय आता है तो पता चलता है कि ये अपना दल के खाते में सीट दे दी जाती है और कहा जाता है कि एलाइज को दे दिया गया। भाई एलाइज को अगर देना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को प्रतापगढ़ में खत्म कर दीजिए और हर जगह जातीय आधार पर कैंडिडेट खोजते हैं, जातीय आधार पर समीकरण बनाते हैं। अगर न्यायपालिका की जरूरत नहीं रह गई है तो फिर जितने अपराधी पकड़ में आते हैं तुरंत उनको आप खड़ा करिए या किसी की गाड़ी पलटवाइए या किसी के नीचे 11,000 32,000 की लाइन जा रही है 33,000 की, वहाँ पर खड़ा करके ऊपर से तार टच करा दीजिए उसकी गाड़ी में, वैसे ही धू धू करके चल जाएगी। आपने कभी हम सुनते थे कि हमारा नेतृत्व तो कांग्रेस की आलोचना करता था कि कांग्रेस ने हमारे देश को जातीय खेमे और मजहब के खेमे में बांट दिया। आज मैं कह रहा हूँ कि वही तो हो रहा है। एक तरफ जिन्ना पर जब आडवाणी जी बात करते हैं तो आप चुप हो जाते हैं और एक तरफ दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति बोलता है तो आप कहते हैं कि जिन्नावादी हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी तपिश अब परवान पर है, लिहाजा आज अपनी चुनावी यात्रा में आज हमसे खास बातचीत करने के लिए प्रतापगढ़ से पूर्व विधायक और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महासचिव ब्रजेश सौरभ जी खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका द फैक्ट इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे प्रमुख सवाल तो ये है कि चुनावी समर अब एकदम परवान पर है, दांव-पेच चले जाने लगे हैं राजनीतिक दलों की ओर से, तो उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है कि कैसी सियासी फिजा रहने वाली है? देखिए, बहुत एडवांस में अभी कोई बात कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी तक का जो उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि सत्ता विगत 30 सालों में कंटिन्यूसली किसी को 2 बार हासिल नहीं हुई है। और अगर वो इतिहास ब्रेक होता है तो हो सकता है कि वर्तमान सत्ता के अनुरूप कुछ वातावरण लगे, लेकिन अगर वो इतिहास नहीं बनता है और ब्रेक नहीं होता है तो फिर तो कहीं ना कहीं सत्ता का आने जाने का क्रम बनेगा। सर, बीजेपी, चूंकि आप बीजेपी से पूर्व विधायक रहे, लेकिन बीजेपी सरकार से आपकी लगातार अनबन देखी जा रही है, खटपट देखी जा रही है, तो कहीं ये तो नहीं कि अब आपका जो सियासी राजमार्ग है वो बीजेपी की लेन से हट के किसी और रास्ते चलने वाला है? राजमार्ग बनते ही है इसीलिए कि अगर एक राजमार्ग कोई लंबा हो या वहाँ पर टोल टैक्स ज़्यादा हो तो फिर टोल प्लाजा छोड़ करके जो सहज मार्ग हों उस यात्रा पर प्रयाण करना चाहिए। तो हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे राजनीतिक दलों का तुष्टीकरण हमारे भाजपा हाईकमान द्वारा लगातार किया जा रहा है और पर्टिकुलरली प्रतापगढ़ में 2012 से लेकर के अब तक छोटे दलों को उनको पालने पोषने का काम किया जा रहा है। अब हमारे यहाँ जैसे एक छोटा दल है अपना दल, वो पहले पिताजी ने उसको बनाया, फिर बेटी और माता जी ने मिलकर के उसको थोड़ा आगे मार्केट में अपनी मार्केटिंग की। बाद में माता और बेटी के बीच मतभेद होता है, स्वार्थ और सत्ता का टकराव माँ बेटी के रिश्ते को भी छलनी कर गया। बेटी ने एक अपना दल एस बनाया और उस अपना दल एस की कर्ता धर्ता बनी रुप्रिया पटेल। वो अनुप्रिया पटेल कहते हैं, मैं उनको रुप्रिया पटेल कहते हैं, रुपया प्रिया पटेल हैं। तो रुप्रिया पटेल जी जो है उसकी कर्ता धर्ता बन गई और उनके पतिदेव आशीष पटेल जी हैं, वो सिर्फ अपना दल की बिक्री कहाँ कहाँ पर मंडी सजे इसका काम करते हैं। और प्रतापगढ़ की 2 सीटें विश्वनाथगंज, प्रतापगढ़ सदर, जहाँ पर कहीं किसी भी एंगल से जातीय समीकरण के अनुसार अपना दल को ये सीट जाने का कोई कारण नहीं बनता था, कोई आधार नहीं बनता था, बावजूद उसके दे दिया गया सिर्फ इसलिए कि रुप्रिया पटेल प्रसन्न रहें। तो मैं राजनीति में हूँ, मेरा 35 वर्ष मेरी संघ आयु में संघ के स्वयंसेवक के तौर पर 35 वर्ष
मैंने योगदान किया, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए प्रतापगढ़ में काम किया। और जब चुनाव का समय आता है तो पता चलता है कि ये अपना दल के खाते में सीट दे दी जाती है। वो कहा जाता है कि एलाइज को दे दिया गया। भाई एलाइज को अगर देना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को प्रतापगढ़ में ख़त्म कर दीजिए। फिर आप बता दीजिए कि हमने एलाइज को दे दिया है, एलाइज ही यहाँ के लोगों का ध्यान रखेंगे। अभी जो अपना दल की अनुप्रिया पटेल की आपने जिक्र किया, अभी हाल ही में प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाया गया, उसमें उनके पिताजी का नाम रख दिया गया। तो इससे क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष को लुभाने के लिए ऐसे काम कर रही है? मुझे लगता है हमारी पार्टी पूरे देश में जातीय समीकरण साधने के चक्कर में जिसकी सबसे बड़ी आलोचक थी, हमारी पार्टी पहले बहुत बड़ी आलोचक थी, लेकिन ऐसा दिन आ गया कि आज हम आलोचना करते करते स्वयं जातीय संकीर्णता के शिकार हो गए हैं और हर जगह जातीय आधार पर कैंडिडेट खोजते हैं, जातीय आधार पर समीकरण बनाते हैं और वो समीकरण बनाने में कहीं न कहीं हम जातीय विस्मरण भी करते जा रहे हैं। ये काम जो आज की तारीख में पार्टी हाईकमान कर रहा है उससे हमारा मन नहीं मिलता। अच्छा, आपको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो जाति विशेष की राजनीति है, या फिर चाहे ब्राह्मणों की बात की जाए या किसी अन्य जाति को, तो कहा जा रहा है कि मतलब हमने यहाँ के लोगों से जो चर्चा में सुना कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं कुछ जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, क्या ये बात सच है? हम ये नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं जिनमें ये स्पष्ट तौर पर दिखने लगता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई वेंडेटा है और वो अगर न्यायपालिका से ऊपर कार्यपालिका हो जाए तो निश्चित तौर पर फिर न्यायपालिका की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कौन से प्रकरण आपको दिखे जिनसे आपको ऐसा लगा? देखिए, हम किसी प्रकरण विशेष की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग सुने होंगे कि एक ऐसा अपराधी था जिसकी गाड़ी पलट गई थी, विकास दुबे। आप नाम ले रहे हैं, मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि उसकी गाड़ी पलट गई थी चलते चलते। और वो घटना इस बात की तस्दीक करती है कि भाई अगर न्यायपालिका की ज़रूरत नहीं रह गई है तो फिर जितने अपराधी पकड़ में आते हैं तुरंत उनको आप खड़ा करिए या किसी की गाड़ी पलटवाइए या किसी के नीचे 11,000 32,000 की लाइन जा रही है 33,000 की, वहाँ पर खड़ा करके ऊपर से तार टच करा दीजिए उसकी गाड़ी में, वैसे ही धू धू करके चल जाएगी। न्यायपालिका की आवश्यकता ही नहीं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा में दो गुट बन गए हैं, एक तो योगी आदित्यनाथ का गुट है, दूसरा केशव प्रसाद मौर्य का गुट है। क्या आपको भी ऐसा लगता है, और यदि ऐसा लगता है तो आप किस गुट के हैं? देखिए, आपने गुट की बात कही, मैं तो गुट का पढ़ने वाला आदमी हूँ। गुट का पढ़ करके अपनी धर्म नीति राजनीति जो भी है उस पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे किसी गुट से बहुत सरोकार नहीं है, यह बहुत क्या नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से जातीय खेमेबंदी हो रही है और पार्टी हमारी जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है उसका नामकरण ही बदल जा रहा है। अब उसको जो है कहीं न कहीं OBJP कहा जाने लगा है। OBJP यानी अदर बैकवर्ड जनित पार्टी। अब आपने इतना संतुष्टि कर लिया कि अब पार्टी की सारी रीत नीति आपने बदल दी। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, सारे लोग आज की तारीख में कहीं पर नहीं दिखते हैं, कहीं पर किसी पोस्टर में नहीं, किसी होर्डिंग में नहीं, भूले से भी नहीं। जिन लोगों ने अपना खून पसीना जला करके पूरा जीवन होम कर दिया, आज वो अप्रासंगिक हो गए। ऐसा क्यों? मेरा प्रश्न है कि आखिर आपने ऐसा एजेंडा सेट कर दिया कि पूरे देश में सिर्फ जातीय आधार पर आपने कभी हम सुनते थे कि हमारा नेतृत्व तो कांग्रेस की आलोचना करता था कि कांग्रेस ने हमारे देश को जातीय खेमे और मजहब के खेमे में बांट दिया। आज मैं कह रहा हूँ कि वही तो हो रहा है। आप कभी
जिन्ना की बात करते हैं। लेकिन एक तरफ आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने जिन्ना के बारे में ऐसा बोला, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आदरणीय आडवाणी जी एक टाइम जिन्ना के बारे में फातिया पढ़ के आए थे, कार्रवाई करना था तो आडवाणी जी को सबसे पहले पार्टी से बाहर करके दिखाए होते तो माना जाता कि आपका एजेंडा, आपकी सोच निष्पक्ष है। एक तरफ जिन्ना पर जब आडवाणी जी बात करते हैं तो आप चुप हो जाते हैं, और एक तरफ दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति बोलता है तो आप कहते हैं कि जिन्नावादी हैं। यह दोहरी मानसिकता कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। यदि मैं प्रतापगढ़ की बात करूं, प्रतापगढ़ की राजनीति की बात करूं, तो आपको क्या लगता है, चूंकि अभी हाल ही में राजा भैया ने भी एक नया दल अपना बना दिया है, तो आपको लगता है कि यूपी की सियासत में कोई नया क्लाइमेक्स आने वाला है उनके दल के आने से? मुझे तो नहीं लगता। मुझे यही लगता है कि दीपावली में कई साइज के पटाखे फूटते हैं। कोई बगल में हाथ में लोग उसको जला करके फोड़ देते हैं, कुछ थोड़ी दूर तक आवाज़ जाती है। तो ऐसे छोटे राजनीतिक दलों को हम तो यही मान सकते हैं कि वो मिर्ची बम टाइप होते हैं जो थोड़ी देर के लिए आवाज़ करते हैं। कहीं ऐसी प्रासंगिकता नहीं है, और नाम से ही यथा नामो तथा गुणे जनसत्ता, मतलब सत्ता की ऐसी भूख कि उसमें भी सत्ता लगा है, नाम में भी सत्ता लिखा हुआ है। एक भी कोई दल ऐसा बताइए जिसमें सत्ता लिखा हो। अकेला राजा भैया की पार्टी है जिसमें सत्ता फिर भी लगी हुई है। इसका मतलब है कि सत्ता अंग्रेज़ों के टाइम से प्रिय थी, और आज भी सत्ता जहाँ होगी वहीं पर, जहाँ सत्ता होगी वहीं, जहाँ भत्ता होगा वहीं पर ये राज परिवार होगा। ब्रजेश मिश्रा जी, अभी जब हमारी आपकी बातचीत चल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब आप ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं। आप क्या किसी और दल से कोई बातचीत चल रही है? आखिर आपका राजनीतिक विजन आगे का क्या है? आप मुझे मेहमान बता रहे हैं, मेरे घर में ही मुझे मेहमान बता रहे हैं, यही सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात है। मेहमान उसको कहते हैं जो बाहर से आया हुआ होता है, और जो मेज़बान होता है वो अपने घर को जब छोड़ता है तो मेहमानों के लिए छोड़ देता है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि ढेर सारे शरणार्थी टाइप के मेहमान आ जाते हैं तो उनके ऊपर दया भाव से, त्याग भाव से घर छोड़ दिया जाता है। तो क्या आपने ये तय कर लिया है कि अब मेहमानों के लिए आप घर छोड़ देंगे? हम समझते हैं मेहमान नवाजी का टाइम आ गया है, लोगों को मौका तो मिलना चाहिए। सर, कोरोना काल में भी ये देखा गया कि लगातार आप अपने क्षेत्र में एक्टिव थे, आप अपने परिवार के सहित लोगों की सेवा कर रहे थे। इसके पीछे क्या उद्देश्य था आपका? भाई सीधा सा उद्देश्य है, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, और राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते संकट काल में अगर अपनी जनता का साथ छोड़कर घर बैठ जाऊँ तो फिर ये व्यावसायिक नेताओं जैसा, जो मौसमी नेता होते हैं उनके जैसा होता है। लेकिन मैं अभी तक मेरी जो 55 साल की उम्र है, इस पूरे उम्र में मैंने ना तो कोई व्यवसाय किया, ना मैंने कोई ऐसा काम किया जिसमें व्यावसायिक दृष्टि हो। मैं जनसेवक के तौर पर छात्र जीवन से रहा, और ये दौर मुझे लगा कि हमारे यहाँ की जनता को और ऐसे पीड़ितों को मदद की ज़रूरत है जो बिना भोजन के रह रहे हैं। तो हमने कोरोना काल में अपने परिवार के साथ, अपने 10 साल के बच्चे के साथ भी लोगों में जाकर के भोजन वितरण किया, लोगों के साथ उनकी सुविधाएं और उनको उपलब्ध कराया। तो ये काम मैंने इसलिए किया कि मैं जन्मजात बाय बर्थ लीडरशिप का जो कंटेंट होती है उससे मैं अपने को जुड़ा पाता हूँ। एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो प्रतापगढ़ की धरती है वो सियासी रूप से बड़ी उर्वरक रही, कई मंत्री निकले यहाँ से, लेकिन जिस हिसाब से लोग अपर लेवल पे प्रतिनिधित्व करते गए नेता, लेकिन उस हिसाब से प्रतापगढ़ का विकास नहीं हो पाया। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? नहीं, मैं सहमत हूँ, आपके इस प्रश्न से सहमत हूँ कि प्रतापगढ़ की धरती बहुत ही उर्वरा है, लेकिन नेता यहाँ पर हुए भी, राष्ट्रीय स्तर पर हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुए, लेकिन वे सारे लोग जो हुए वो आज़ादी के बाद के थे। लेकिन उसके बाद जो हुए वे लोग जनपद के विकास के बजाय अपने परिवार के विकास में ज़्यादा तन्मयता से लगे, और परिवार का, वंशवाद का, परिवारवाद का की बेल जो उन्होंने चढ़ाई, तो अभी भी प्रतापगढ़ को उसी तरीके से रौंद रही है जैसे माना जाता है कि वंश बेल जो है चढ़ जाती है तो वो पेड़ को पूरी तरीके से खोखला करके ही छोड़ती है। प्रतापगढ़ में भी वही है। सर, एक
अभी हाल ही में एक चर्चा में मामला आया था, यहाँ एक जगह मैंने सुनी, अंतु कोई जगह है, जहाँ का आप नाम चेंज करवाना चाहते हैं, जिसको लेके आपने पीएम और सीएम दोनों को पत्र लिखा। क्या है वो मामला? नहीं, जैसे एक आप जानते हैं पूरे देश में पिछले दो दशक से बड़े शहरों का, छोटे शहरों का नामकरण बदलने का, नाम बदलने का एक बहुत ट्रेंड चल रहा है। कभी मद्रास का नाम चेन्नई हो जाता है, कलकत्ता का नाम कोलकाता हो जाता है, बम्बई का नाम मुंबई हो जाता है। ऐसे ही अभी हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में एक दांदूपुर रेलवे स्टेशन था, तो उसको माँ बाराही के नाम पर परिवर्तित किया गया। मेरा मानना है अंतु एक ऐसा नाम है, इसकी प्रतिध्वनि बड़ी खराब लगती है। अंतु मतलब जहाँ अंत हो जाए, जहाँ पर विकास और सारी संभावना ठप हो जाए, वो अंत हो जाए, वो अंतु। तो मैं इस जो अशुभकारी प्रतिध्वनि वाला नाम है, इससे यहाँ अंतु वासियों को, यहाँ के लोगों को चाहता हूँ कि मुक्ति मिले और इसका नाम परिवर्तित करके यहाँ पर बहुत ही बड़ा योगदान किए हैं। अंतु को टाउन एरिया बनाने का, रेलवे का बहुत बड़ा उस टाइम उन्होंने अपने टाइम में अच्छा काम किया था। यहाँ के लाल साहब थे त्रिभुवन सिंह, लाल साहब त्रिभुवन सिंह, उनके नाम पर त्रिभुवन नगर कर दिया जाए, या अगर करा जाए तो माँ चंडिका देवी धाम राम वनगमन मार्ग पर स्थित भगवान राम जहाँ पर पूजन किए हैं, वहाँ माँ चंडिका धाम के नाम पर कर दिया जाए। और नहीं तो अंतु के राजा साहब यहाँ पर उनकी पत्नी उनके 100 को लेकर सती हो गई थी, माँ सती धाम यहाँ पर अंतु में है, उसके नाम पर कर दिया जाए। हमने 3 विकल्प दिए हैं कि यहाँ पर भी अंतु और अंत के इस टोटके से बाहर किया जाए। मेरा एक प्रश्न ये भी है कि आप अभी बीजेपी में हैं, लेकिन पार्टी के अंदर तमाम चीज़ें, या ये कहा जाए कि आपको पार्टी की रीति नीति से घुटन महसूस हो रही है, तो क्या आप किसी अन्य दल के साथ जाना चाहते हैं, या फिर ये माना जाए कि इस बार आप अपने चेहरे को ही आजमाना चाहते हैं? देखिए, प्रतापगढ़ की परंपरा रही है, रघुराज प्रताप सिंह अभी तो जनसत्ता दल बनाए हैं, लेकिन इसके पहले तो वो निर्दलीय ही लड़ते रहे हैं। और बगल की एक विधानसभा बाबागंज है, वहाँ पर भी उनके द्वारा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाता है। और रामपुर खास एक विधानसभा है जहाँ पर पिछले 42-43 सालों से कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता आदरणीय प्रमोद तिवारी जी वहाँ पर निर्वाचित होते आए हैं, उनका परिवार। अब उनकी बेटी आराधना मिश्रा जी आती हैं, तो वो निर्दलीय जीतते हैं सब। कांग्रेस के चेहरे पर वहाँ पर चुनाव नहीं होता, वहाँ पर कुंडा और बाबागंज में किसी पार्टी के नाम पर चुनाव नहीं होता, चेहरे पर होता है। मैं भी प्रतापगढ़ में ये नई परंपरा कायम करने के लिए अब की तत्पर हूँ कि यहाँ पर भी चुनाव चेहरे पर होगा और रिश्ता दिल से दिल तक होगा, जनता से नेता का रिश्ता दिल से दिल तक होगा। ये मैं आपकी सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ और करूँगा। तो ये थे ब्रजेश सौरभ, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो इस बार अपने चेहरे पर ही भरोसा जताना चाहते हैं। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी और आगामी भविष्य तय करेगा कि इस बात में कितनी सच्चाई और कितना दम है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, प्रतापगढ़।